वेलकम बैक गाइस। तो आप लोगों को यहाँ तक आई थिंक के चीजें क्लियर हैं। आई थिंक के चीजें बहुत सिंपलर करके मैंने पढ़ा दी हैं। एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को बहुत समझ आ रहा होगा और बहुत इजीली हो रहा होगा चीजें। आज से पहले जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होंगे वो आई थिंक आप लोगों के अभी हो जाएंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बहरहाल। अब जल्दी से मैं चलता हूँ। अच्छा, क्लूज क्या है टू अंडरलाइन क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी के? क्या क्लूज मिलेंगे? देखें, पिगमेंटेशन मिलेगी आपको। ठीक है। मैंने पीछे आप लोगों से क्लिनिकल फीचर डिस्कस की थी कि हाइपर पिगमेंटेशन, या तो पिगमेंटेशन कहां पर मिलेगी? अनएक्सपोज्ड एरियाज ऑफ स्किन, क्रीजेस ऑफ हैंड्स, बक्कल म्यूकोजा या स्कार्स। ठीक है। कंसीडर एड्रिनल इनसफिशिएंसी इफ हाइपोटेंशन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू वेसोप्रेसर्स। आप के पास पेशेंट प्रेजेंट किस किस कंप्लेन के साथ होगा? मैंने पीछे डिस्कस की कि एड्रीनल इंसफिशिएंसी या एड्रीनल ग्लैंड का जो फेलियर है वो पेशेंट आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। हाइपर पिगमेंटेशन कहाँ की होती है, ये अगेन एक सवाल है। अनएक्सपोज्ड एरियाज ऑफ स्किन पर होगी, क्रीजेस ऑफ हैंड्स, बक्कल म्यूकोजा और स्कार्स पे। ठीक है। एड्रीनल इंसफिशिएंसी को आपको सोचना पड़ेगा। अगर एक पेशेंट हाइपोटेंशन के साथ आया, प्रीवियसली आप लोगों को कोई उसकी हिस्ट्री नहीं मिल रही, तो आप लोगों को और पेशेंट को आप लोगों ने लेट सपोज के वेसोप्रेसस पे डाल दिया। ठीक है। पेशेंट को आपने आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स भी दे दी, आइनोट्रोपी दे दिया, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पेशेंट का बीपी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा क्योंकि उसका अंडरलाइन कॉज ही ट्रीट नहीं है। तो आप लोगों को डिफरेंशियल में डायग्नोस में सोचना पड़ेगा कि दिस पेशेंट माइट हैव एड्रिनल इनसफिशिएंसी, राइट? सो लैब टेस्ट कौन से कराएंगे? देखें, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकेलीमिया। जहां पर सोडियम कम होता है ना, ये एक जनरल रूल बता रहा हूं आप लोगों को, कि जहां पे सोडियम कम होता है वहां पे समझ लें कि पोटेशियम बढ़ता है। ठीक है। ये एक दूसरे के समझ लें दुश्मन है। इस तरीके से याद कर लें। ठीक है। तो जहां पे हाइपोनेट्रीमिया की, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर करके। ठीक है। तो सोडियम क्योंकि हमारी बॉडी से निकलता ही तब है जब पोटेशियम उसके रिप्लेसमेंट में आता है। तो हाइपोनेट्रीमिया माइट बी ऑब्सक्यूर्ड बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से ये भी हाइपोनेट्रीमिया भी आपको बहरहाल जो है वो डिटेक्ट में प्रॉब्लम कर सकता है। रैंडम कॉर्टिसोल इज नॉट हेल्पफुल अनलेस इट इज वेरी लो। ठीक है। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, जब पेशेंट एड्रिनल क्राइसिस में रहे, पेशेंट आपका एड्रिनल इनसफिशिएंसी पर है, इसको एड्रिनल क्राइसिस भी कहते हैं, ये मैं बता दूं। ठीक है। रैंडम कॉर्टिसोल फिर आपका जो है ना, अगर आप कराएंगे तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा, बहुत उसके लेवल्स कम होंगे, लेस देन 5 मिलीग्राम, तो आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर क्या कराना चाहिए भाई? फिर आप एसीटीएच जो है, जिसको हम कोसिंट्रोपिन या एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी हम इसको कहते हैं, एसीटीएच, मैंने पहले ही बताया, माइंड में रख लें, एसीटीएच का गेम चलेगा। ठीक है। एसीटीएच मेन हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी से रिलीज होकर आपके एड्रिनल ग्लैंड पर आकर सिग्नल देता है कि भाई हार्मोन पैदा करो, मुझे चाहिए। ठीक है। बॉडी को फ्लूइड चाहिए, बॉडी को सोडियम चाहिए, बॉडी को पोटेशियम चाहिए, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड इसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस करता है। तो ये आप स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? फेलियर ऑफ कॉर्टिसोल टू राइज अबव 552 नैनोग्राम 30 मिनट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.25 मिलीग्राम ऑफ सिंथेटिक एसीटीएच आई। ठीक है। 0.25 मिलीग्राम का आप क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल एसीटीएच देंगे, हार्मोन देंगे, बाहर से देंगे। ठीक है। और आपका जो है वो आप देखेंगे कि इस रेस्पॉन्स में एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल है। क्योंकि सिंपल रैंडम कॉर्टिसोल लेवल अगर आप लोग चेक कराएंगे ब्लड में तो वो इतने रिलायबल नहीं है, अनटिल अनलेस वो लेस देन 5 मिलीग्राम से कम आए। मैंने पिछली स्लाइड में बताया। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे लिए जो रिलायबिलिटी है, अगर आपने अज्यूम कर लिया है कि दिस पेशेंट माइट हैव एड्रिनल क्राइसिस, दिस पेशेंट माइट हैव एड्रिनल इंसफिशिएंसी, तो फिर आपको एसीटीएच लेवल कराना होगा। सिंथेटिक एसीटीएच, आर्टिफिशियल हार्मोन समझ लें, आप आईवी देंगे और सिग्नल जाएगा एड्रिनल ग्लैंड को कि भाई कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करो। और कॉर्टिसोल फर्ज करो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो है वो 552 मिली नैनोमोल पर लीटर से ऊपर नहीं गया, वैल्यू दे दी है। ठीक है। आपका फर्ज करें कि प्रोड्यूस हुआ मगर इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो दिस इज योर पॉजिटिव एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। बेसल एसीटीएच विल बी रेज्ड इन प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी बट इन नॉन सेकेंडरी। ठीक है। तो ये देखें, एसीटीएच विल बी रेज्ड, ये प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी और सेकेंडरी
को डिफरेंशिएटिंग करने का पॉइंट बता रहा है वो। सिटी ऑफ एब्डोमेन विल रिवील एनलार्जमेंट ऑफ एड्रिनल इन पेशेंट विद एड्रिनल हेमोरेज, एक्टिव टीबी और मेटास्टेटिक मेलिग्नेंसी। पाकिस्तान में याद रहे कि एड्रिनल जो है ना, टीबी जो है वो बड़ी कॉमन है, ठीक है। जो टीबी होती है, इवन पल्मोनरी कॉक्स के पेशेंट भी डेवलप कर जाते हैं एड्रिनल हेमोरेज के साथ या एडिशन क्राइसिस के साथ, क्योंकि हमारे पास डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में टीबी जो है वो कॉमन है। तो टीबी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अक्सर करके सिनारियोज आ जाते हैं कि टीबी का पेशेंट है और पेशेंट टीबी का स्टार्ट करके वो आपको यहाँ लाके फीचर्स दे देगा एडिशन क्राइसिस की, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी, कैसे मैनेज करेंगे भाई? एडिशन क्राइसिस कहते हैं, एड्रिनल इंसफिशिएंसी कहते हैं इसको, ठीक है। एबीसीडी की मैनेजमेंट से स्टार्ट होगा और हाइड्रोकार्टिजोन फिर आ गया, क्योंकि इसमें तो है ही डेफिशिएंसी जो है वो कार्टिजोन की। कॉर्टिजोल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ही कार्टिजोल का है, तो हाइड्रोकॉर्टिजोन का तो मेन रोल है। तो 100 मिलीग्राम आईवी दे दें, फिर 50 mg 4 hourly दे दें फॉर 24 आवर तक। टेपर करनी होती है, हमेशा याद रखें, जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं, आप लोगों को पता है स्टेरॉइड को टेपर करते हैं हम, वरना आपका पेशेंट किडनी फेलियर में जा सकता है। तो स्टेरॉइड के पेशेंट्स में अब देखें, टेपर स्लोली ओवर द नेक्स्ट 72 आवर, अगले 3 दिन तक जो है वो स्लोली टेपर करेंगे आप, और फिर बंद करेंगे आरटी कार्टिजोन का। When oral feed is tolerated, change to oral replacement therapy. Overlap the first oral and the last IV doses. Replace salt and fluid doses with 5% dextrose in normal saline IV. सिंपल है, 5% डॉक्सट्रोज को नॉर्मल सेलाइन में डाला, क्यों? क्योंकि इसमें अल्डोस्टेरोन भी तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना। हम लोगों को ये प्लान करना है, सोचना है कि कमी क्या हो रही है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी में दो प्रॉब्लम है, हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। कौन से हार्मोन है? कॉर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं हो रहा और एक अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अल्डोस्टेरोन का क्या काम है? अल्डोस्टेरोन आपका इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को बैलेंस कर रहा है, और कार्टिजोन आपका जो है वो तो मेन है, वो तो आपका है ही इमरजेंसी हार्मोन। कॉर्टिजोल को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन है। तो जब दोनों चीजों की कमी है, तो दोनों चीजें आप लोगों को ट्रीटमेंट भी इसी से निकलेगा। कॉर्टिजोल की कमी है, हाइड्रोकॉर्टिजोन दे दो, और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की अगर कमी हो गई तो रिप्लेस कर दो सॉल्ट को फ्लूइड को, ठीक है। तो patient with the primary adrenal insufficiency may require mineral corticosteroid therapy, fludrocortisone when shifted to oral therapy। ठीक है, ये भी क्या बता रहा है कि प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में रिक्वायर मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, फ्लूड्रोकॉर्टिजोन हम देते हैं, ठीक है। फ्लूड्रोकॉर्टिजोन आपका मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ है, ये दोनों एक्शन रखता है फ्लूड्रोकॉर्टिजोन, ठीक है। कॉर्टिजोन भी है और इसमें मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक्टिविटी भी है, तो ये दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा जब हम ओरल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। राइट, तो ये हो गया टॉपिक हमारा एंडोक्राइन का। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 अभी रहता है, वो अभी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपको, ठीक है। ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, अभी हमारी पिचुटरी की रहती है, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर पार्ट 2, जल्दी से मैं जाता हूँ, और उसके बाद अभी तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के। होपफुली ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्या है, थायराइड स्टोन क्या है, थायराइड की क्या है, अब इसके पार्ट 2 पे आ जाते हैं हम जल्दी से, राइट। सो हियर वी गो। ये देखें, वही मैं यहाँ से शुरू करूंगा, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या है आप देख सकते हैं। एड्रिनल क्राइसिस मैंने डिस्कस कर लिया, एडिसोनियन क्राइसिस डिस्कस हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब फियोक्रोमोसाइटोमा यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा, थायराइड कर लिया मैंने, सारी डिजीज जो मैंने ग्लैंड्स में दिखाई थी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जो रह गई वो इस टॉपिक पे हो जाएंगी। फियोक्रोमोसाइटोमा या केटेकोलोनर्जिक क्राइसिस, एडिशन क्राइसिस पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ आ गया कि भाई एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्या होती है और क्राइसिस क्या होते हैं। केटेकोलामीन क्राइसिस भी कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में। क्यों? मैंने बताया था कि एक इमरजेंसी रिस्पांस में एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होते हैं। अब वहां पे वो वाली स्लाइड आप अपने माइंड में रखिएगा कि कहाँ पर जो है वो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, क्योंकि यहाँ पर जो रोल चलेगा आपका, वो एड्रिनल ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस किया, अल्डोस्टेरोन, और क्या प्रोड्यूस किया, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या अल्डोस्टेरोन, ठीक, और कोर्टिजोल। ये आपका क्या करेगा, ये सेकंड मैकेनिज्म है आपका। इमरजेंसी सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हुआ, आपका स्ट्रेस के अंदर आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्स तो करना है, चाहे भले आपका एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई, चाहे कुछ हो गया। तो इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा का जो लिंक है वो केटेकोलामीन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन से, सिंपल, ठीक है। तो फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? और द केटेकोलामीन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। वहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया था एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स ने क्या प्रोड्यूस किया, कॉर्टिजोल एंड अल्डोस्टेरोन। एड्रिनल मेडुला ने क्या प्रोड्यूस किया, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन,
ठीक है, मैं बार बार रिपीट इसीलिए करता हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फियोक्रोमोसाइटोमा सिंपली दे आर द ट्यूमर्स। ये भी ट्यूमर क्या भाई, ये ट्यूमर है, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला के पार्ट जो होगा वो सीक्रेट करेगा आपका एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को हम कैटेकोलामीन्स कहते हैं कंबाइनली। लेस देन 0.1% हाइपरटेंशन बट मे कॉज हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। पेशेंट हमारे पास यंग पेशेंट अक्सर आ रहे होते हैं और हमें रूल आउट करना होता है फियोक्रोमोसाइटोमा को। ठीक है, अगर कोई यंग पेशेंट आपके पास आ गया, फर्ज करें, और उसका बीपी 220 और डायस्टोलिक उसका मोर देन 120 है, पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ आ गया, ठीक है, तो आप लोगों को रूल आउट तो करना चाहिए कि भाई ये क्यों हुआ ना, ठीक है ना, ये यंग पेशेंट है, इसका बीपी इतना ज्यादा कैसे हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका 10% रूल जो है ना, 10%, 10%, मिस्टर 10% याद कर लेना, मिस्टर 10% है तो ये भी समझ लें फियोक्रोमोसाइटोमा हमारा मिस्टर 10% है। ठीक है, 10% बायलेटरल होते हैं, 10% एक्स्ट्रा एड्रीनल होते हैं, 10% मेलिग्नेंट होते हैं और 10% फेमिलियल होते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टर 10% है भाई। ठीक है, ये मिस्टर 10% है हमारा। वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम मैन 2 के साथ भी एसोसिएशन है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के साथ भी एसोसिएशन है, और ये म्यूटेशन है इसकी एसडीएचडी और एसडीएचबी पे। ठीक है, बहरहाल ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है, ये मैं बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है अक्सर पेपर्स में कि 10% आर यूनिलेटरल, तो भाई ये बायलेटरल है। 10% और एड्रीनल इस तरीके से निकलता है, या 90% इज एड्रीनल, इसको उलट करके दे देंगे। तो 10% का रूल जब आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा कैटेकोलामीन क्राइसिस, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया कि इसमें प्रॉब्लम आपके आएंगे एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन, जिसको हम नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन भी कहते हैं, ठीक है, और नॉर मेटानेफ्रीन, ये तो इसके सब डेरिवेटिव्स हैं, एड्रीनलिन एंड मेटानेफ्रीन, ठीक है, और डोपामीन। तो प्रॉब्लम क्या होगी, वहां पर हर चीज आपकी फेल हो गई, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुए, तो क्या हुआ, हाइपोटेंशन हुई। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या हो रहा है, एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन आपकी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, एंजाइटी अटैक्स आएंगे, स्वेटिंग होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, फ्लशिंग होगी, पेलार होगा, पाउंडिंग, पायरेक्सिया, वहां पर हाइपोथर्मिया हो रहा था, यहाँ पे हाइपरपायरेक्सिया पे जाएगी कहानी, टेकिकार्डिया, एरिथमियास, क्योंकि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आपके इमरजेंसी हार्मोन्स हैं रेस्पॉन्स में, और जब वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सीक्रेट होंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा आपको पता है एक ट्यूमर है और वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो फिर आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएंगे, आपके एंजाइटी अटैक्स को भी बढ़ाएंगे, स्वेटिंग, हिट, हाइपरथायराइड वाली पिक्चर्स आ जाएंगी आपकी, ये समझ लें सिंपल। ठीक है, क्राइसिस के प्रेसिपिटेंट क्या होंगे, जहां पर भी आप लोगों को लिखना हो ना, मोस्टली कहीं पर आ जाए कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो देखें वहीं आएगी एक्सरसाइज। इसके अंदर तो खैर डिफरेंट है, सॉरी, वरना हमें ज्यादातर इन्फेक्शंस आ जाते हैं, सर्जरी, ड्रग्स, प्रेशर ऑन एब्डोमेन, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेनिंग, ये इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। ठीक है, वैसे जनरली जो होते हैं ना, वरना फिर इन्फेक्शंस, ड्रग्स और अंडरलाइन जो भी कॉज होते हैं मोस्टली स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं। अच्छा भाई, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ना, ये देख लें, लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या मिलेगा, जब एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन को माइंड में रखेंगे तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया को भी माइंड में रखेंगे, हाइपोकेलीमिया भी होगा, सीधी बात है। अगर जब आप लोगों को, आप कॉज को पकड़े, कॉज को सोचा करें, कभी भी रट्टा नहीं लगाएं, ठीक है, कि भाई ये हाइपरग्लाइसीमिया किसमें होगा, हाइपोग्लाइसीमिया किसमें होगा, नहीं, आप पूरी उसी पहली स्लाइड पे चले जाएं जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, कि एड्रिनल मेडुला से क्या सीक्रेट हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या सीक्रेट हुआ, उसका क्या काम है कॉर्टिजोल का, उसका क्या काम है एल्डोस्टेरोन का, इसका क्या काम है एपिनेफ्रिन का, नॉर एपिनेफ्रिन का, हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वही चीजें हैं। अब एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन आपके ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाती है, ठीक है ना, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा आपका, ये हाइपोकेलीमिया के साथ प्रेजेंट करती है, वहां पर आपका ग्लूकोज कम हो रहा था, वो हाइपरकेलीमिया के साथ प्रेजेंट कर रही थी। तो यूरिनरी कैटेकोलामीन्स कराएंगे हम, ठीक है। और अच्छा भाई, जो एफसीपीएस पार्ट 1 का मैंने एग्जाम दिया था, वो उसके अंदर मुझे आज भी याद है कि ये क्वेश्चन आया था, MIBG, ठीक है, ये स्कैन ऑफ राइट साइडेड एड्रीनल पीसीसी, इट इज एक्यूमुलेटेड बाय पीसीसी सेल्स वाया द अपटेक ऑफ मिबी स्कैन, जो होता है ना, मिबजी स्कैन, मिबजी स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डिटेक्ट फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है। तो इसमें जो मोस्टली ये स्कैन जो होता है ना, MRI या MIBG स्कैन, उधर MRI उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट दे दिया MIBG। ठीक है, तो ये जो स्कैन है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। यूरिनरी कैटेकोलामीन्स भी हम कराएंगे, क्योंकि कैटेकोलामीन आपके सीक्रेट होते हैं। जब यंग पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ आता है तो हम उस पेशेंट को रूल आउट करने के लिए
यूरिनरी कैटेकोलामीन्स या वीएमए लेवल, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड लेवल्स जो होते हैं वो कराते हैं। तो यूरिनरी कैटेकोलामीन्स हम चेक कराते हैं कि भाई इसका कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ट्यूमर हो, कोई चीज हो जो इसकी एक्सेस प्रोडक्शन कर रही हो। तो हम ये मेटानेफ्रीन और एपिनेफ्रीन और ये सारे लेवल्स हम चेक करते हैं यूरिन में। ठीक है। तो अच्छा भाई, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस ये मैं बता दूं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर हम देते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर हम देते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर से पहले आपको अल्फा ब्लॉकर देनी होगी। बीटा ब्लॉकर इज नेवर एवर ए फर्स्ट चॉइस ड्रग। बीटा ब्लॉकर देंगे हम, बिल्कुल देंगे बीटा ब्लॉकर, मगर हम बाद में देंगे, पहले हमें अल्फा ब्लॉकर देंगे। तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है वो अल्फा ब्लॉकर आपको याद रखना है। फेंटोलमीन, फिनोक्सीबेंजामीन अल्फा ब्लॉकर्स हैं आपके। हाँ यस, फिर देन लेटर ऑन यू कैन एड बीटा ब्लॉकर। तो फर्स्ट चॉइस में कभी भी यहां से क्वेश्चन निकलता है कि फर्स्ट चॉइस आपकी बीटा ब्लॉकर है, नहीं, फर्स्ट चॉइस हमारी अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, देन यस बीटा ब्लॉकर कैन बी एडेड। सर्जिकल रिजेक्शन, स्क्रीनिंग, सर्जिकल रिजेक्शन तो ट्यूमर है तो ट्यूमर को तो सर्जिकली निकालना ही पड़ेगा। स्क्रीनिंग फॉर एसोसिएटेड कंडीशंस, राइट। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी क्या है भाई? एपोप्लेक्सी रेफर्स टू इंफेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू आइदर द हेमोरेज या इस्कीमिया। इन्फेक्शन हो गया है, समझ लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्ट अटैक है, सिंपल। अगर आप लोग याद करेंगे एपोप्लेक्सी का मतलब क्या है, एपोप्लेक्सी इज ए हार्ट अटैक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हार्ट अटैक में भी क्या होता है, हार्ट अटैक में भी आपका या तो जो है वो रग आपकी फर्ज करें ब्लॉक हो जाती है, इस्कीमिया होता है। ठीक है, जो दिल की शरेयान है, ये समझ लें पिट्यूटरी ग्लैंड आपका जो है इन्फेक्टेड हो गया, एपोप्लेक्सी सिंपल। स्पॉन्टेनियस हेमोरेज, एंटीकोगुलेशन थेरेपी चल रही होती है बहुत सारे पेशेंट को, हेड ट्रोमा हुआ फर्ज करें, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड की एपोप्लेक्सी हो गई भाई। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन की वजह से डैमेज हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का समझ लें कि हार्ट अटैक हो गया। ड्रग्स, ब्रोमोक्रिप्टीन का साइड इफेक्ट भी है पिट्यूटरी फंक्शन टेस्टिंग। तो ये इसके कॉजेज हैं। क्या कॉजेज हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी के? एपोप्लेक्सी समझ जाए, पिट्यूटरी खुद समझ आ जाएगा। एपोप्लेक्सी सिंपल है कि इट्स ए हार्ट अटैक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी रेयर होती है, 25% ट्रीटेड पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, ये देखें कि रेयर होती है, मगर पिट्यूटरी एडिनोमा जिन लोगों को होता है उनमें भी ये हो सकती है। क्या क्या कैसे प्रेजेंट करेगी? हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, विजुअल क्रेनियल और पेल्सी मेनिंजिज्म के साथ प्रोड्यूस करेगी। फिर क्या करना है पेशेंट को? एबीसीडी, हाइड्रोकोर्टिजोन, फ्लूइड बैलेंस, वही चीजें करनी है, वही चीजें करनी है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जब कुछ समझ ना आए ना एग्जाम में तो ये चीजें लिख दिया करें आप। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे जनरल पॉइंट्स हैं जो हर जगह फिट हो जाएंगे। आप लोगों को कम से कम पासिंग मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे इसमें वाइवा में, ये मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है ना, जब कुछ समझ ना आए ना और कोई चीज उस वक्त काम नहीं कर रही हो तो देखें, स्टेबलाइज द पेशेंट विद एबीसीडी, हाइड्रोकोर्टिजोन, फ्लूइड बैलेंस, अर्ली न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन, पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट विजुअल इन्वॉल्वमेंट। अभी देखिए जनरल जनरल मेजरमेंट है ना, तो जनरल मेजरमेंट हम लोग ये कहीं भी फिट कर सकते हैं ऑलमोस्ट, जो भी सिनारियो रिलेटेड हो थोड़ा सा। ठीक है, रीअसेस पिट्यूटरी फंक्शन वंस एक्यूट एपोप्लेक्सी रिजॉल्व। बहरहाल अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया है यूजुअली द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ पीटीएच सीक्रेशन। पैराथायराइड हार्मोन को अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पैराथायराइड हार्मोन आपका, अब ये याद कर लेंगे, जब पैराथायराइड हार्मोन की बात आएगी तो आपका कैल्शियम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो अब हाइपोपैराथायराइडिज्म या हाइपरपैराथायराइडिज्म, लेकिन इसको लिंक करेंगे हम कैल्शियम से। तो जब पैराथायराइड हार्मोन को जब भी जिक्र करेंगे तो कैल्शियम को माइंड में ले आइएगा। यूजुअली द रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ पीटीएच सीक्रेशन और इनएबिलिटी टू रिलीज कैल्शियम फ्रॉम द बोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन का आपको पता है, कैल्शियम बैलेंस करता है हमारी बॉडी में बोन से। हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होगा? हाइपोपैराथायराइडिज्म ऑटो इम्यून भी हो सकता है, सर्जिकल रेडिएशन भी की वजह से भी डैमेज हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन हो सकती है। फेलियर ऑफ पैराथायराइड डेवलपमेंट, कंजेनाइटली कोई प्रॉब्लम हो गया, पैराथायराइड डेवलप ही नहीं हुआ, बच्चों के अंदर कॉमन होता है। फेलियर ऑफ पीटीएच सीक्रेशन, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई है। फेलियर ऑफ पैराथायराइड इरेक्शन, सीडो हाइपोपैराथायराइडिज्म है। तो बहरहाल कॉजेज में क्या क्या आ जाएंगे? हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम हमारा लिंक्ड होता है विटामिन डी से। ठीक है, आप लोगों को पता है विटामिन डी की कमी होगी तो फिर कैल्शियम की भी कमी होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए अक्सर करके सप्लीमेंट में कैल्शियम और विटामिन डी साथ दिए जा रहे होते हैं। फेलियर ऑफ 1 to 5 ड्रग्स, पेंक्रियाटाइटिस, फेलियर ऑफ कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन, ओस्टियोमलेशिया, रीनल फेलियर, हंगरी बोन सिंड्रोम, ये वो डिजीज है जिनमें कैल्शियम प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कम्प्लेक्सिंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सर्कुलेशन, तो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पेंक्रियाटाइटिस, ये कॉजेज हैं। तो टिंगलिंग एंड नमनेस क्या होगा भाई? हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे? जब कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में कम है तो क्या होगा? टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, स्पेशली फिंगर्स की टोज, हाथ पैर सुन होंगे, हाथ पैरों में अजीब सी जो है वो सनसनाहट और कोई जैसे सुइयां चुभ रही हो, इस तरीके की अलामतें आपको देंगे हाइपोकैल्शियम का पेशेंट जो होता है। उसके अलावा आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे, कार्पोपिडल स्पाज्म जिसको हम कहते हैं, मेरा ख्याल है कार्पल टनल सिंड्रोम,
टेटानिक कंट्रैक्शंस होती हैं, में इंक्लूड लेरिंजोस्पाज्म, सीजर्स, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया, कंजेस्टिव, ये सारे कॉजेज आपके हाइपोकैल्सीमिया आपकी ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे डायग्नोस करेंगे? प्लाज्मा का कैल्शियम, अल्बुमिन, फॉस्फेट लेवल कराएंगे, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी कराएंगे, पीटीएच लेवल आप चेक कराएंगे, ईसीजी आप देखेंगे, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में आप लोगों को ईसीजी फाइंडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जब भी कैल्शियम कराएंगे तो विटामिन डी लाजमी कराएंगे, जब भी विटामिन डी कराएंगे तो कैल्शियम लेवल को भी करा लिया करेंगे। ठीक है। और पेशेंट विद टेटनी और सीजर, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया टेटनी के साथ प्रेजेंट करता है या सीजर्स के साथ, अर्जेंट आईवी ट्रीटमेंट विद कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉलोड बाय एन इन्फ्यूजन ऑफ ए मेंटेनेंस। कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ठीक है। और क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया इज द बेस्ट मैनेज विद द ओरल कैल्शियम एंड विटामिन डी। देखें, जहां पे विटामिन डी सप्लीमेंट देंगे वहां कैल्शियम सप्लीमेंट भी देंगे। ठीक है, जहां पे कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे वहां पे कोशिश किया करें विटामिन डी सप्लीमेंट भी दिया करें, तो दोनों कम से कम एक साथ, क्योंकि दोनों समझ लें भाई बहन है, इनके बगैर काम नहीं बनेगा। अगर विटामिन डी दिया आपने, कैल्शियम नहीं दिया, तो ऑब्वियसली आपके जो है वो कवर नहीं होगा। ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया में क्या है? फाउंड इन द 5% हॉस्पिटल पेशेंट बट ओनली 0.5% जनरल पॉपुलेशन में है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया कम मिलता है आप लोगों को, फ्रीक्वेंटली पिक्ड अप बाय रूटीन बायोकेमिकल स्क्रीनिंग एंड सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं। अच्छा भाई, हाइपर कैल्सीमिया की क्या पिक्चर्स हैं? हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया हाइपोपैराथायराइडिज्म कर रहा था, हाइपरकैल्सीमिया हाइपरपैराथायराइडिज्म करेगा। हाइपर आ रहा है तो हाइपर ही होगा। मेलिग्नेंसी, हाइपरथायराइडिज्म, सार्कोइडोसिस मिसलिनियस कॉजेज में मिल सकते हैं, फेमिलियल मिल सकते हैं। ठीक है। और पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन, टायर्डनेस, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं हाइपरकैल्सीमिया का? पेशेंट जब अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाए तो पेशेंट क्या प्रेजेंट कर सकता है? इंपॉर्टेंट जो हमने देखे हैं अपनी क्लिनिकल रूटीन में और आप लोगों ने भी देखे होंगे, रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन होंगे और रीनल फेलियर होंगे किसी पेशेंट को। अगर रीनल स्टोन है तो उसका वर्कअप आप करा लें कि भाई उसके कैल्शियम लेवल्स कोई बहुत ज्यादा तो नहीं हो गए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो कॉन्स्टिपेशन के साथ और एब्डोमिनल पेन और ये सारी जनरल सिम्टम्स हैं। इन्वेस्टिगेशन में प्लाज्मा कैल्शियम, ठीक है, वही आप कराएंगे, वही ईसीजी जो हाइपोकैल्सीमिया में कराएंगे वही हाइपरकैल्सीमिया में आपको लेब्स करानी है, एलएफटी है, पैराथायराइड हार्मोन है। कॉज को देखना है ना कि हाइपरकैल्सीमिया अगर है किसी पेशेंट को तो क्यों है, तो कॉज तो देखेंगे। तो 24 आवर यूरिन कैल्शियम ईसीजी चेंजेस डिफरेंट होती हैं। अब ये देखें हाइपरकैल्सीमिया में, ठीक है ना, एडिशनल इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? माइलोमा स्क्रीनिंग, माइलोमा की स्क्रीनिंग होगी, थायराइड फंक्शन टेस्ट, शॉर्ट सिंथेटिन टेस्ट, रीनल अल्ट्रासाउंड, डेक्सा टेस्ट, ये सारे हाइपर कैल्सीमिया की इन्वेस्टिगेशन है जो आप वर्कआउट कराएंगे। ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया की मैनेजमेंट में क्या होगा? रिहाइड्रेट करेंगे, लूप डायूरेटिक्स, आईवी बिसफास्फोनेट एंड सैल्मोन कैल्सीटोनिन। आईवी बिसफास्फोनेट ये याद करें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि हाइपर कैल्सीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो आईवी बिसफास्फोनेट एंड सैल्मोन कैल्सीटोनिन, और स्टेरॉइड यहाँ भी आ, ठीक है ना, स्टेरॉइड आप यहाँ भी देंगे जब भी पेशेंट हाइपर कैल्सीमिया के साथ आए। राइट, तो ये बहरहाल हमारा कंप्लीट हुआ है एंडोक्राइन इमरजेंसीज। और मैं अभी कितना टाइम है हमारे पास? आप लोग इंटरेस्टेड हैं ना अभी तो तीसरा सेशन लेने में? एंडोक्राइन इमरजेंसीज हमारी कंप्लीट हो गई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब हमने डिस्कस कर ली, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। राइट, सो हम अपना स्टार्ट करें अगला टॉपिक। थक तो नहीं गए आप लोग? क्या हुआ, थक गए? कल तो फिर टाइम, टॉपिक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कल कंप्लीट कराना है एक्चुअली मुझे। कल मुझे आप लोगों का मेडिसिन कोर्स कंप्लीट कराने का टास्क मिला है और मुझे कराना है। ऑलरेडी हम लोग 15 डेज से ऊपर जा चुके हैं, आप लोगों को पता है। बट देखें, टाइम टेकिंग होता है, मगर ये कि चीजें क्लियर भी तो हो ना, समझ भी तो है ना। ठीक है, अभी कितना मिनट की क्लास हमारी ये रह रही है? मेरा ख्याल है एक एक तो अच्छा टॉपिक कर लेते हैं, एक टॉपिक तो कर लेते हैं इस सेशन तक, चले नेक्स्ट सेशन नहीं भी करें तो। थक गए हैं आप लोग? ओके ओके। चलें जल्दी से कर लेते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग पर आ गए हम लोग, पॉइजनिंग कर लेते हैं। पॉइजनिंग क्या है ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। पॉइजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कॉमन पॉइजनिंग है हम लोगों के पास? ठीक है, जो हमारे पास इमरजेंसी में केसेस आते हैं, आप लोगों को पता है पॉइजनिंग क्या है, पॉइजनिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। पैरासीटामोल पॉइजनिंग कॉमन है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग या ओपियाइड की जो पॉइजनिंग हमारे पास है वो कॉमन है।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं जल्दी से और शुरू करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एक्यूट पॉइजनिंग क्या है भाई? एक्यूट पॉइजनिंग आपकी है, एक्यूट टॉक्सिसिटी डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए सब्सटेंस that result either from a single exposure or from multiple exposure in a short period of time। ये डेफिनेशन पूछते हैं लोग कि एक्यूट पॉइजनिंग किसको कहेंगे आप लोग। ठीक है, तो 24 घंटे से कम कम के अंदर अगर किसी ने एक दफा या दो दफा जो भी उसका एक्सपोजर हुआ है किसी टॉक्सिन से, कोई जहर से, लेट सपोज चाहे वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस का जहर हो या फिर वो आपका कोई और पेशेंट कोई भी जो है लेट सपोज के केरोसिन ऑयल पीकर आ गया है या कुछ भी है, तो उसके अंदर अगर है तो उसको हम एक्यूट टॉक्सिसिटी कहेंगे लेस देन 24 आवर के अंदर। To be described acute toxicity, the adverse effect should occur within 14 days of the administration of the substance। ठीक है, 14 दिन का टाइम पीरियड हम लेंगे अगर पेशेंट को जो है वो एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं तो एक्यूट टॉक्सिसिटी डिक्लेयर करने के लिए। एक्यूट पॉइजनिंग इज कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज इंटेंशनल ड्रग ओवरडोज इन द कॉन्टेक्स्ट सेल्फ हार्म एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स प्रिस्क्राइब्ड और ओवर द काउंटर मेडिकेशन। डेवलप कंट्रीज की बात हो रही है, लाइक अमेरिका और यूए, उधर क्या होता है, उधर वो तो वो लोग जो है ना इंटेंशनल ड्रग ओवरडोज कर लेते हैं, वो कॉमन है वहां पर, या ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेकर करते हैं। टॉक्सिसिटी में ऑल्सो का रिजल्ट ऑफ अल्कोहल और रिक्रिएशनल सब्सटेंस यूज और ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल एक्सपोजर। बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आप लोगों को पता है कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ सारी फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं जो लोग काम करते हैं, उसमें भी टॉक्सिसिटी हो सकती है क्योंकि उनको भी एक्सपोजर होता है चीजों का। डेवलपिंग कंट्रीज की बात अगर करते हैं, हमारे कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्फ हार्म इज मोर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। यहाँ पर बड़ा मुश्किल है कि सेल्फ हार्म डिक्लेयर करना कि खुद लिए। हाउस होल्ड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज पेस्टिसाइड, herbicide are more freely available and more common causes of poisoning and are associated with a much higher case fatality। हमारे पास तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे गांव गोट में लोग रहते हैं उनके पास तो बहुत अवेलेबल होती है, पेस्टिसाइड की बोतलें पी पी कर आ जाते हैं, और यही कॉमन जो है ना वो हमारे पास पॉइजनिंग है। जनरल अप्रोच बहरहाल क्या होनी चाहिए? एबीसी वही क्लियर करना है, एयरवे कंसीडर करनी है, वेंटिलेशन। इफ रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 8, देखें पेशेंट आपका जो है ना रेस्पिरेटरी रेट उसका कितना कम है, लेस देन 8 पर मिनट है, या ऑक्सीजन सेचुरेशन 8 kPa है, व्हेन ब्रीदिंग, सॉरी, व्हेन ब्रीदिंग इज 60% ऑक्सीजन और द एयरवे इज एट रिस्क। जीसीएस या तो 8 से कम है। वेंटिलेशन कब करनी है? मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि वेंटिलेशन हमें एयरवे को मेंटेन करना है, और एयरवे कब मेंटेन करना है? एक्यूट पॉइजनिंग की मैनेजमेंट में भी देखा जाए तो वही सिम्टम्स है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट आपका कम हो गया लेस देन 8 से, और जीसीएस आपका अगर जब भी 8 से कम होगा तो आप पेशेंट को इंट्यूबेट करने की बात करें, वेंटिलेशन करें, ट्रीट करें शॉक को। पेशेंट आपके पास शॉक के साथ प्रेजेंट करता है, एंड इफ अनकॉन्शियस और सेमी प्रोन करें। अच्छा भाई, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, देखें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेशेंट जब इमरजेंसी में लाया जाता है पॉइजनिंग का, तो आप लोगों को पता है कि पेशेंट से, उसके फ्रेंड से या उसके फैमिली से बहुत वाइटल है। अगर हम जब तक हिस्ट्री, एक अच्छी हिस्ट्री नहीं लेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा पॉइजन कैसे मैनेज करना है। ठीक है, फीचर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, जैसे पिन पॉइंट प्यूपिल आप लोगों को मिल गया, या कोई और अगर हमें चीजें मिल जाती हैं। रेट, जो चूहा मार दवाइयां खाकर आ जाते हैं, आपने देखा होगा उसमें फेसिकुलेशंस मिल रही होती हैं हम लोगों को। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आप आगे देखेंगे। ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे फौरी तौर पे? आप एबीजी कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, पैरासीटामोल, सैलिसाइलेट लेवल यूरिन में, क्योंकि ज्यादातर घर में जो अगर कोई मेडिसिन की हिस्ट्री आप लोगों को मिलती है तो देखें पेनाडोल की टेबलेट्स पड़ी होती हैं, वो हो सकता है 20-25 टेबलेट खाकर कोई आ जाए। ठीक है, फिर डिस्प्रिन की गोलियां पड़ी होती हैं, सैलिसाइलेट जो हम कहते हैं, वो सैलिसाइलेट आपका डिस्प्रिन हो गया है। स्पेसिफिक असेज हम इसलिए उसके लेवल्स को चेक कर लेंगे यूरिन में। मॉनिटर करें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल्स मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। वाइटल 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 वाइटल्स हम लोगों को लेने हैं, उसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन, यूरिनरी आउटपुट और ईसीजीज। तो ये मॉनिटर करना है हमें। ट्रीटमेंट क्या करनी है? सपोर्टिव मेजर में नीड कैथेटराइजेशन। ठीक है, कैथेटराइजेशन, पेशेंट को कैथेटराइज कर दें। एब्जॉर्प्शन कंसीडर गैस्ट्रिक लेवेज एंड एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या चीज है, और गैस्ट्रिक लावेज तो हम लोग करते ही हैं ऑब्वियसली, आप लोगों को पता है कि भाई गैस्ट्रिक लावेज एनजी पास करें और गैस्ट्रिक लावेज करें, स्टोमक वॉश करें। ठीक है, स्टोमक वॉश करना फर्स्ट ट्रीटमेंट है ही हमारा। स्पेसिफिक मेजर फॉर एंटीडोट, मगर सबके लिए नहीं है, कुछ पॉइजन है जहाँ पे गैस्ट्रिक लेवेज बना है, वो आगे आप लोग देखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक मेजर और फिर एंटीडोट्स भी हमें कंसीडर करना है। कंसीडर नेलेक्सोन इफ decrease conscious level and pinpoint pupil, and consider Febrinex and glucose if drowsy and confused। देख लें आप, ठीक है ना, कि पेशेंट का अगर पिन पॉइंट प्यूपिल मिल रहा है आपको ये देंगे। ठीक है, बहरहाल व्हाट टॉक्सिन्स हैव बीन टेकिंग, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, 10 मिनट बचे हैं हमारे पास सेक्शन के लिए। टॉक्सिन्स कौन से लिए हैं, कितना लिया है, कितना टाइम हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना है। हैज अल्कोहल और एनी ड्रग ऑफ मिसयूज बीन टेकन एज वेल?
कौन सी ड्रग लिए, ऑब्टेन डिटेल फ्रॉम द विटनेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस और द ओवरडोज, फैमिली फ्रेंड एम्बुलेंस पर्सनल, जहां से जो इंफॉर्मेशन मिले वो आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया करें, जो उसको लेकर आ रहा है पहुंचा कर आ रहा है वहां से इंफॉर्मेशन ले, डेफिनेटली हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है। और प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन असेसमेंट सुसाइड रिस्क, यहाँ पर तो होता नहीं है सुसाइड रिस्क की असेसमेंट, ठीक है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में होता है, वहां पे साइकेट्रिक फुल साइकेट्रिक एवेल्युएशन होती है पेशेंट की। ठीक है। यहाँ पर भी होता है, आगा खान और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अगर इस तरीके का कोई पेशेंट जाता है, वो क्योंकि एजुकेटेड होते हैं लोग, तो वो तो डेफिनेटली फिर साइकेट्रिक एवेल्युएशन कराते हैं और रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हमारे पास जो इमरजेंसी के सेटअप्स हैं उसमें नहीं हो रहे होते। असेस द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है। एस्टेब्लिश पास मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी, सोशल हिस्ट्री, हिस्ट्री 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल है। अब प्यूपिल का साइज देखना है, क्या क्या मिसयूज हो सकती हैं चीजें। ठीक है, मैं स्लाइड को थोड़ा शॉर्ट कर दूं। फार्मास्यूटिकल एजेंट एंड ड्रग्स ऑफ मिसयूज, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज हो सकती हैं, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एजेंट्स हैं आपके, और उनका क्या मिसयूज हो सकता है। ठीक है, प्यूपिल देख लें कौन कौन सी है। स्मॉल प्यूपिल साइज आपको लोगों को मिलेगा किसमें, ओपियाइड पॉइजनिंग में, क्लोनिडीन में, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आपके प्यूपिल साइज को स्मॉल कर देंगे, और लार्ज कौन सी करेंगे, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एम्फिटामीन या कोकेन आपका जो है वो डायलेट कर देंगे। रेस्पिरेटरी रेट कौन सा कम कर देंगे, ओपियाइड, बेंजोडाइजापीन, इंक्रीज सैलिसाइलेट्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है कि कौन कौन से चीजें कौन कौन सी चीजों के ऊपर इफेक्ट डालेंगी, हार्ट रेट के ऊपर आपका देख लें कौन सा इफेक्ट डालेंगी। तो ये ड्रग्स हैं मोस्टली, को कौन कौन से ड्रग्स और कौन कौन से पॉइजन हैं जो हम लोगों का इफेक्ट डालेंगे, ये मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद जीआई की डिकंटामिनेशन इंपॉर्टेंट है। सिंगल डोज एक्टिवेटेड चारकोल मे बी कंसीडर्ड इफ ए पेशेंट हैज इंजेस्टेड ए पोटेंशियली टॉक्सिक अमाउंट ऑफ पॉइजन known to be adsorbed to charcoal up to 1 hour previously। ठीक है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जो चारकोल होता है ना, चारकोल किसको कहते हैं पता है आप लोगों को, क्लियर है, आज तक सुना है चारकोल, चारकोल का नाम बड़ा सुनेंगे आप पॉइजनिंग में। चारकोल कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कोयले की राख होती है वो चारकोल के उससे समझ लें, लेकिन कोयले की राख नहीं देनी होती है समझ लें, या बुरादा जिसको हम कहते हैं कोयले का बुरादा लाइक। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ चारकोल की, लेकिन मेडिकेटेड चारकोल जो होता है वो आपको स्टोर्स पे या इमरजेंसी में मिलता है स्पेशल मेडिकेटेड पाउडर की फॉर्म में, और ये एक पाउडर होता है। ठीक है, तो पाउडर स्पेशल होता है, इसकी क्या खुसूसियत होती है चारकोल की, के एडजॉर्ब, ADSORBED, ये याद कर लें लफ्ज, एडजॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब में बड़ा फर्क है। ठीक है, मैं आज आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि एडजॉर्ब चारकोल का जहां पर लफ्ज आएगा वो एडजॉर्ब्ड में आएगा, और जहां एब्जॉर्प्शन का जिक्र आएगा वो अलग है। चारकोल आपका एंटीडोट नहीं है, एंटीडोट आपका न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, चारकोल आपका न्यूट्रलाइज नहीं करता है एसिड को, लेकिन ये क्या करता है, ये जाके चिपक जाता है आपके जो भी पॉइजन है उससे चिपक जाएगा और उसको ब्लड में नहीं जाने देगा। तो उस प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब कहते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कहते। एब्जॉर्प्शन में आपको पता है कि ब्लड में कोई भी चीज एब्जॉर्ब होती है, बी से आता है, बी फॉर बॉल, ठीक है, लेकिन यहाँ डी फॉर डॉल है, एब्जॉर्ब। तो चारकोल के लिए लफ्ज एब्जॉर्ब यूज होता है। एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में फर्क यही है कि एब्जॉर्ब में चीज जज्ब होती है और एब्जॉर्ब में चीज चिपकती है। ठीक है, स्पंज एक जो होता है ना, जो देखा होगा आप लोगों ने बर्तन धोने के लिए जो स्पंजेस यूज होते हैं, फर्ज करें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो क्या करेगा, उसमें आपने देखा है पत्ती चिपक जाएगी, जो भी हम करेंगे या कोई भी चीज हम वॉश आउट करेंगे चिकनाई चिपक जाएगी, तो दिस इज ए एब्जॉर्ब कैपेसिटी, चारकोल का वही काम। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ये नहीं होने देता। लेकिन ये याद रख लें कि चारकोल इज एंटीडोट नहीं, चारकोल एंटीडोट नहीं है, एंटीडोट न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, चारकोल एंटीडोट नहीं करता। तो चारकोल एक पाउडर है, ये पाउडर क्या करेगा, जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी फायदा दे सकता है, टाइम अगर ज्यादा हो गया तो कोई फायदा नहीं है चारकोल देने का, ये मैं बता दूं, और ये मेडिकल इमरजेंसीज में मिलता है आप लोगों को, और इसका पाउडर फॉर्म में होता है चारकोल, आप कह सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल दे दें, मेडिकेटेड चारकोल दे दें, तो ये मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसका सिंपल बेरल फार्मूला ये है। उसके बाद गैस्ट्रिक लेवेज शुड नॉट बी एम्प्लॉयड रूटीनली इफ एवर इन द मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन पेशेंट, होल बॉवेल इरिगेशन शुड बी कंसीडर्ड फॉर, का पूरा बॉवेल आपको वॉश आउट करना है, सिर्फ गैस्ट्रिक लेवेज से काम नहीं बनेगा। किस चीज में, पॉइजनिंग विद सस्टेन्ड रिलीज और इमेटिक कोटेड ड्रग्स लिए, पेशेंट हु हैव इंजेस्टेड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आयरन, आयरन की मिस्ट ले लिया है तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है, एज मॉर्बिडिटी इज हाई एंड अदर ऑप्शंस आर लिमिटेड।
तो गैस्ट्रिक लेवेज आपका इन चीजों में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, पूरा बॉवेल इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सटेंस इज पुअरली एडजॉर्ब्ड, आप बार बार देख सकते हैं ये स्पेल मिस्टेक नहीं है, ये एडजॉर्ब्ड ही है, बाय एक्टिवेटेड चारकोल। जहां पे चारकोल का नाम आएगा वहां पे एडजॉर्ब का नाम आएगा, ये याद रखिएगा। और आप लोग जब लिखते हैं अपने इमरजेंसी में या कहीं पे भी टॉक्स में या कहीं पे भी लिखते हैं, तो जब भी चारकोल का जिक्र करें वहां पे एब्जॉर्ब की जगह एड्सॉर्ब लगाया करें। ये इसका प्रॉपर वर्ड है जो यूज होता है। ठीक है, तो ये आयरन लिथियम कौन कौन सी पोरली एड्सॉर्ब होती है? एक्टिवेटेड चारकोल जहां पे आपका काम नहीं करता, वो कहाँ काम नहीं करेगा? आयरन में, लिथियम पॉइजनिंग में, एंटासिड्स, अल्कलीज, इथानॉल, मर्क्यूरी। ठीक है, ये आपके वो हैं। गैस्ट्रिक लेवेज इज कंट्राइंडिक, ये पॉइजनिंग आपकी वो आ गई जहां पे गैस्ट्रिक लेवेज आपको कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। ठीक है, कंट्राइंडिकेटेड है, तो ये बड़ी अच्छी है। यूरिनरी अल्कलाइजेशन कहाँ करना है? इट्स करंटली रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद द क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सेरिसाइलेट पॉइजनिंग व्हेन द क्राइटेरिया फॉर हेमोडायलिसिस आर नॉट मेट। ठीक है, तो यूरिनरी अल्कलाइनेशन हम लोगों को करनी है, एसिडिटी है ऑब्वियसली, तो कहाँ पे रिकमेंडेड है? सेलिसाइलेट पॉइजनिंग, डिस्प्रीन की पॉइजनिंग, ये समझ ले, डिस्प्रीन बहुत सारी टेबलेट्स खा ली किसी ने। ठीक है, आ गया आपके पास। अब हेमोडायलिसिस का जो क्राइटेरिया भी मैच नहीं हो रहा, तो क्या करना है? एसिडिक है, आप लोगों को पता है कि डिस्प्रीन या एस्प्रीन एसिडिक है, तो अल्कलाइनेशन करनी पड़ेगी, यूरिनरी अल्कलाइनेशन। इट इज ऑल्सो समटाइम्स यूज फॉर पॉइजनिंग विथ मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट की टेबलेट्स आती हैं, कुछ घरों में पड़ी होती है मीथोट्रेक्सेट की टेबलेट, जो लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट घर में होते हैं उनमें वहां मीथोट्रेक्सेट पड़ी होगी, तो वो भी यूज हो सकती है, तो उसमें भी ये रिकमेंडेड होती है यूरिनरी अल्कलाइजेशन। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड अल्कलीमिया, हाइपोकैलेमिया एंड ओकेजनली अल्कलोटिक टेटानी। बहरहाल हेमोडायलिसिस एंड हेमोडायलिसिस भी ऑप्शन है आपका। तो गैस्ट्रिक लेवेज हमने डिस्कस कर लिया, कौन सी पॉइजनिंग है जिसमें गैस्ट्रिक लेवेज कंट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, दूसरा हमने ये डिस्कस कर लिया कि यूरिनरी, बी ऑप्शन आपका है यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन। ये किस में आप करेंगे? ड्रग्स की पॉइजनिंग में रिकमेंडेशन है, और ड्रग्स की पॉइजनिंग कौन सी है? डिस्प्रीन की आ गई आपकी, और मिथोट्रेक्सेट की आ गई। सी में आपके पास आ गया हेमोडायलाइसिस एंड हीमोपरफ्यूजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि यूरिनरी अल्कलाइजेशन डिस्प्रीन में कब हम कर रहे हैं? उसमें जब हेमोडायलाइसिस का क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ गया आपका हेमोडायलिसिस। These techniques can enhance the elimination of poison that have a small volume of distribution and a long half-life after overdose and are appropriate when poisoning is sufficiently severe to justify invasive elimination method. The toxin must be small enough to cross the dialysis membrane. देखिए, इसमें देखना पड़ेगा कौन सा पॉइजन है जो जिसमें हमें हेमोडायलिसिस करनी है या हेमोपरफ्यूजन करनी है। टॉक्सिन मस्ट बी स्मॉल इनफ टू क्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन और मस्ट बाइंड टू एक्टिवेटेड चारकोल। हेमोपरफ्यूजन, हेमोपरफ्यूजन किसको कहते हैं? हेमोपरफ्यूजन जिसमें आपका जो टॉक्सिन है वो बाइंड हो सके एक्टिवेटेड चारकोल को। तो हेमोडायलिसिस में आल्सो करेक्ट एसिड बेस एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस एसोसिएटेड विद पॉइजनिंग। बहुत सारी पॉइजनिंग में एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो हेमोडायलिसिस उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। पॉइजन इफेक्टिवली एलिमिनेटेड बाय हेमोडायलाइसिस और हीमोपरफ्यूजन, कौन से पॉइजन हैं जो आपके हेमोडायलाइसिस से इफेक्टिवली निकल जाएंगे या हेमोपरफ्यूजन? ठीक है, तो ये देख लें, इथाइलिन ग्लाइकोल, आइसोप्रोपेनोल, मिथानोल, सेलिसाइलेट, ये आपका हेमोडायलाइसिस में आएगा। मतलब आपका क्या हो रहा है, ये आपका डिस्प्रीन वाली जो पॉइजनिंग है ये आपकी हेमोडायलाइसिस में आएगी। लेकिन जहां पे क्राइटेरिया मैच नहीं होता, पूरा क्राइटेरिया नहीं आता, हेमोडायलाइसिस का भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, वहां पे क्या ऑप्शन किया मैंने? यूरिनरी अल्कलाइनेशन करनी है पेशेंट की। हेमोपरफ्यूजन में कौन कौन से पॉइजन हैं? थियोफाइलिन, फिनाटोइन, कार्बामेस्पिन, फिनोबार्बिटोल एंड एमोबार्बिटोल, ये सारे आपकी है। ठीक है, चौथा आपका जो मैनेजमेंट में आएगा वो है लिपिड इमल्जन थेरेपी। ठीक है, ए बी सी डी पूरे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ए से आपका गैस्ट्रिक लेवेज आ गया, ठीक है, या आपका पूरा होल बॉवेल इरिगेशन आ गया। बी में यूरिनरी अल्कलाइनेशन आ गया। सी में आपका हेमोपरफ्यूजन और हेमोडायलाइसिस आ गया। डी में आपका लिपिड इमल्जन थेरेपी आ गया। ठीक है, तो लिपिड इमल्जन थेरेपी और लिपिड रेस्क्यू, लिपिड इमल्जन थेरेपी को लिपिड रेस्क्यू भी कहा जाता है, इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद लिपिड सोलुबल एजेंट। लिपिड का नाम जाहिर है, जो पॉइजन लिपिड सोलुबल है वही करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लिपिड सोलुबल बीटा ब्लॉकर सच एज प्रोप्रानोलोल। इंड्राल की टेबलेट घर में पड़ी थी बहुत सारे, जो है वो फर्ज करें कि 10-20 टेबलेट इंड्राल की टेबलेट खाकर आ गए आपके पास। अब क्या करेंगे? पॉइजनिंग तो हो गई। या आपके पास नॉर्वेस की टेबलेट पड़ी हुई थी, ब्लड प्रेशर की टेबलेट हर घर में पड़ी होती है, आप लोगों को पता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टेबलेट खाकर आ गए। डिप्रेशन का कोई पेशेंट था,